नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हमने बात करी थी किसको लेकर, दृष्टिकोण को लेकर, उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। और हमने दृष्टिकोण देखा था कि सामाजिक दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया था। एक आपको पता होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसके अंदर सभी चीज़ों का जो अध्ययन उसकी पद्धति है, उसकी अप्रोचेज हैं, उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, उस पर हमने कई सारी अप्रोचेज की बात करी थी। उसमें कुछ अप्रोचेज हमने लास्ट बात करी थी उद्विकासीय उपागम को लेकर, यानी कि स्पेंसर के द्वारा जो दिया गया था कि मानव का विकास धीरे 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 सरल से जटिल की होता चला गया। जैसे जीव का होता है वैसे समाज का विकास भी सरल से जटिल की तरफ होता चला गया। और एक ये निरंतर प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और ये धीरे धीरे चलने वाली कहीं ना कहीं प्रक्रिया थी। इस पर हमने बात करी थी। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के एक दो अप्रोच और बचे हुए हैं, उन पर बात करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मानवीय दृष्टिकोण को लेकर। तो देखिए, हमने बात करी थी लास्ट में उद् विकास के अलावा इसमें एक दो और अप्रोचेज बचती है। प्रकार्यवादी उपागम एक आता है, इसमें प्रकार्यवादी उपागम। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। अब प्रकार्यवादी आपको नाम से ही पता लग गया होगा, जो ये कह रहा है कि कार्य महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि जैसे शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग होते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है, उसी प्रकार समाज के भी अलग अलग अंग होते हैं। समाज में कई सारी इकाइयां होती है और उन हर एक इकाई का अपना अपना कोई ना कोई क्या होता है, कार्य होता है। उसी आधार पर इसका उपागम दिया गया, प्रकार्यवादी उपागम। इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो बातें आपको याद रखनी। एक तो इसको देने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, पहली चीज तो याद रखना। दूसरा, इन्होंने ही तुलना किसकी करी है? आपको पता है, समाज की तुलना किससे? सावयव से, यानी कि जीव से, शरीर से इसकी तुलना की गई है। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, इस प्रकार्यवादी उपागम को व्यवस्थित करने का श्रेय, यानी कि इसको व्यवस्थित रूप से समाजशास्त्र के अंदर लाने का श्रेय किसको जाता है? इमाइल दुर्खिम को जाता है। ये दो तीन फैक्ट आपको क्यों? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि ये क्लास केवल और केवल अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड एसएसटी की सोशियोलॉजी को आधार बना करके दी गई। आपके एग्जाम्स में सीधा इनसे फैक्ट आते हैं। तो प्रकार्यवादी, प्रकार्य महत्वपूर्ण है। चीज क्या थी इसमें? यानी कि कार्य महत्वपूर्ण है। कार्य के आधार पर ही अलग अलग क्या होता है? विभाजन, डिवाइडेशन होता है, उनमें विभेदीकरण पाया जाता है। जिस तरीके से समाज में श्रम विभाजन है, वैसे ही कहीं ना कहीं इसको माना गया। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार्यवादी उपागम से जुड़े हुए और कौन कौन है? तो मर्टन जुड़े हुए हैं इनसे। और चीज याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन, इससे जुड़े हुए हैं। मेलिनोवस्की इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सीधा प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा प्रकार्यवादी है और कौन सा प्रकार्यवादी नहीं है। प्रकार्यवादी की वही बात मैंने आपको कही कि जिसमें समाज की तुलना शरीर से, जीव से कहीं ना कहीं की जा रही है। और दूसरा कह रहा है कि जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही समाज की अलग अलग इकाइयां होती है और उनका सबका अलग अलग काम होता है। वही उपागम प्रकार्यवादी उपागम बताता है। अब इसके अलावा जो उपागम आया, एक और लास्ट ध्यान रख लीजिए, एक उपागम और है संरचनावादी। प्रकार्यवादी। इसको थोड़ा सा और याद रखिएगा। अब नाम से आपको पता लगे होगा संरचनावादी या प्रकार्यवादी, यानी कि ये कह रहे हैं संरचना और प्रकार्य में दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन संरचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? क्योंकि उसने कहा जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, वो जो अलग अलग अंग है वो सब अलग अलग अंग क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे हाथ का अलग काम, शरीर का अलग काम, पैर का अलग काम, आंखों का अलग काम, लेकिन ये अलग अलग जो अंग काम करते हैं,
इन सभी अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। यानी कि शरीर महत्वपूर्ण है। अगर शरीर सही होगा, शरीर अगर काम कर रहा होगा तो अंग अपने आप काम करेंगे। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तो अंग बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या करेंगे? काम करेंगे। तो इन्होंने संरचना को प्रकार्य से पहले रखा। उन्होंने कहा संरचना महत्वपूर्ण। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना है तो उस अंगों के समन्वय को, उसको कोऑर्डिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? शरीर या संरचना कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि शरीर में अलग अलग अंग है, लेकिन मैं किसी एक अंग को ये कह सकता हूं ये शरीर है? ये संभव ही नहीं है। मैं क्या कहूंगा? उस पूरी की पूरी संरचना को एक नाम दिया गया है, क्या? शरीर। अलग से कोई इंडिविजुअल शरीर नहीं है। समझिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको पॉलिटिकल में भी दे सकता हूं। जैसे भारत की बात करें, आर्टिकल फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज भारत। तो मैं आपसे पूछूं भारत के नक्शे में उंगली रखकर कि ये भारत है क्या? ये भारत है, ये भारत है, आप कहोगे नहीं। भारत का मतलब भारत कहीं एक नहीं है। भारत उन राज्यों का जो संगठन है, उन राज्यों का जो संघ है, उस संघ को क्या कहा गया है? भारत कहा गया है। इसलिए भारत से कोई जा नहीं सकता, भारत में आकर मिल सकता है। यानी कि आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग है। सेम वही यहां पर कॉन्सेप्ट है। संरचना महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण इतने नहीं है, क्योंकि अगर संरचना सही होगी तो कार्य अपने आप हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि शरीर जो है ना वो सभी अंगों से मिलकर बना है, लेकिन कोई भी अंग शरीर नहीं है। कोई भी अंग शरीर नहीं है। शरीर का मतलब है सभी अंगों के आपस में कोऑर्डिनेशन या सभी अंगों का कहीं ना कहीं समन्वय। इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, संरचना महत्वपूर्ण है। संरचना महत्वपूर्ण है, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, जिस प्रकार शरीर के अंगों में क्या होता है? समन्वय। और उनके समन्वय से किसका निर्माण होता है? शरीर का। वैसे ही समाज के अलग अलग अंग हैं और उस अंगों में जब समन्वय होगा तब जाकर किसका निर्माण होगा? संरचना का, यानी कि समाज का निर्माण होगा। समझ में चीजों को समझ लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, संरचना महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक और याद रखिएगा, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है टालकट पार्सन्स। आपने नाम सुना होगा। टालकट पार्सन्स के द्वारा कहा गया जो सामाजिक प्रणाली होती है, ये जो सामाजिक प्रणाली होती है, इस सामाजिक प्रणाली के अंदर दो चीजें होती है। एक होती है संरचना और एक होता है प्रकार्य, जो ऊपर बताया गया। एक संरचना और एक प्रकार्य। और संरचना में वही समूह, समुदाय या समाज। तो उन्होंने कहा सामाजिक प्रणाली में दो चीजें होती है, एक को हम कहेंगे संरचना, एक को कहेंगे हम कार्य। और उसने कहा इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? उन्होंने कहा इसमें महत्वपूर्ण क्या है? संरचना महत्वपूर्ण है। इसको याद रखिएगा, संरचना महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर संरचना मजबूत होगी तो बाय डिफॉल्ट आपके कार्य आराम से किए जा सकेंगे। एक चीज ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने कहा संरचना जो है वो गतिशील भी है। संरचना का मतलब समूह, समुदाय, समाज आपस में क्या है? गतिशील है। ये नहीं है कि ये कहीं ना कहीं स्थिर हो गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? जैसे इसमें मैं जोड़ लूं संगठन, इसमें मैं जोड़ लूं संस्थाएं, तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं क्या है? गतिशील है। तो इसका अर्थ समझ गए होंगे। संरचनावादी का मतलब संरचना महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। संरचना, किसी एक अंग को मैं, आंख को मैं शरीर नहीं कह सकता, आंख को मैं शरीर नहीं कह सकता, नाक को मैं शरीर नहीं, हाथ को मैं शरीर नहीं कह सकता। मैं शरीर को कहूंगा, इन सब अंगों के समन्वय को क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे। इसलिए सामाजिक संरचनाएं अलग अलग हैं। उन सभी सामाजिक संरचनाओं का जो
कॉम्बिनेशन है, उनका समन्वय है, वो कहीं ना कहीं समाज में आपको दिखाई देता है। ये दो चीजें आपको जान के। अच्छा, इससे जुड़े हुए जो समाजशास्त्री हैं उसमें भी याद रखिएगा टालकट पार्सन्स, इसको याद रखिएगा, और साथ साथ में मर्टन को। इन दोनों का कुछ ज्यादा योगदान है किसको लेकर, संरचना और प्रकार्यवाद को लेकर। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सारे के सारे वही हैं जो ऊपर वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हर्बर्ट स्पेंसर को भी आप इसमें जोड़ सकते हो, मेलेनोविस्की को भी इसमें जोड़ सकते हो, रॉबर्ट ब्राउन को भी इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। ये सब के सब समाजशास्त्री कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते हैं। तो ये तो था पिछला टॉपिक जो हमारा रह गया था अधूरा। नेक्स्ट दृष्टिकोण की बात करते हैं। मैंने कहा था दृष्टिकोण पर हमने बात करी थी, तो एक दृष्टिकोण पे बात हो चुकी थी। दूसरा दृष्टिकोण की बात करते हैं, मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे मानवीय दृष्टिकोण। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मानवीय दृष्टिकोण कहता क्या है, ये आया क्यों, तो ये ध्यान रखिएगा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोध में आया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोध में। अब विरोध में क्यों आया, क्योंकि हर चीज का वैज्ञानिक आधार पर या उनका प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर उनका अध्ययन संभव नहीं है। इसको ऐसा लगा जितनी भी समाज में समस्याएं हो रही है उस समाज की समस्याओं का प्राकृतिक विज्ञान या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से उनका अध्ययन करा पाना संभव नहीं है। सामाजिक यथार्थ को, सामाजिक घटनाओं को केवल प्राकृतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना संभव नहीं है। उनका अध्ययन केवल और केवल किस में हो सकता है, मानवीय दृष्टिकोण में हो सकता है। इसलिए कौन सा आया, मानवीय दृष्टिकोण आया। पहली चीज समझ लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक यथार्थ, रियलिटी, इसके अलावा सामाजिक घटनाएं, इनका अध्ययन केवल मानवीय दृष्टिकोण में हो सकता है। उनमें संभव। अब एक चीज को समझिए आप, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा समाज के अंदर कई सारे यथार्थ होते हैं, कई सारे मूल्य वैल्यूज होते हैं, कई दृष्टिकोण होते हैं, कई उनकी घटनाएं होती हैं, कई सारे उनके सामाजिक तथ्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, उनका अध्ययन संवेदनाएं होती है, संवेगात्मक होते हैं, संवेग होते हैं। उनका अध्ययन वैज्ञानिक या प्राकृतिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है, उनको मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा ही उनको समझा जाता है। उसमें शामिल हो सकते हैं हम, जब उसमें शामिल होंगे कहीं ना कहीं तभी उन चीजों को हम समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरा, अब इनका जो अध्ययन है उस अध्ययन की प्रणाली क्या है, तो इन्होंने कहा अवलोकन तो होगा, लेकिन अवलोकन कैसा होगा, अवलोकन तो साइंस में भी था वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, लेकिन अवलोकन कैसा होगा, सहभागी, यानी कि उनके अंदर शामिल होकर के हम उनका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। जितनी भी प्रकार की हमारी आत्मकथा है, जितने भी शिलालेख हैं, इन सब का जो भी डायरिया है नित्य, जिनसे हमें डेली जीवन की कहीं ना कहीं जानकारियां मिलती है, उन सब का अध्ययन मानवीय दृष्टिकोण में किया जाता है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक वाले कह रहे थे समाज महत्वपूर्ण है, ये कह रहे व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, व्यक्ति ही समाज का क्या है, निर्माता, इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस चीज को समझ लीजिएगा। दूसरा, इसने कहा जब व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो साथ साथ में भूमिका महत्वपूर्ण है।
तीसरा, इसमें का अध्ययन जो है वो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर ना हो करके कैसा होगा, सब्जेक्टिविटी के आधार पर होगा, यानी कि विषय वस्तु के आधार। वहां पर क्या था, वस्तु परक अध्ययन था, और यहां पर कैसा अध्ययन है, विषय वस्तु, सब्जेक्टिव है, वहां पर ऑब्जेक्टिव था। ये कुछ चीजें की विशेषताएं जो मानवीय दृष्टिकोण में आपको याद करनी है। एग्जाम्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन ये वर्ड आपको याद रखना है। सहभागी अवलोकन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो ये मानवीय दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा। अब मानवीय दृष्टिकोण से जुड़े हुए जो भी आपको समाजशास्त्रीय हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मीड, पुले, गारफिंकल, इसके अलावा अल्फ्रेड शूट्स, पीटर बर्जर, सी राइट मिल्स, ब्लूमर, ठीक है। ये कुछ आपको ध्यान रखने जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं। क्यों, मीड और पुले, मीड को याद रखिएगा, मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादक भी मीड को माना जाता है, पहली चीज। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था मानवीय दृष्टिकोण। अब मानवीय दृष्टिकोण के अंदर भी आपको पता है कुछ ना कुछ अप्रोचेज शामिल की गई है। वो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं, तो देखिए, पहली है प्रघटना शास्त्र। आपको पता होगा फिनोमिनोलॉजी, पहला उपागम यही है। अब प्रघटना शास्त्र उपागम है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है, जो जैसा है उसका उसी रूप के अंदर क्या करना, वर्णन करना। यानी कि जो चीज हमको जैसी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसमें यथार्थता की बात कही गई कि जैसी वस्तु हमारे चेतना में दिखाई दी है उसका मूल्यांकन, उसका वर्णन, उसका अध्ययन उसी तरीके से निकालना, उसी यथार्थ से निकालना। जो वस्तुएं हमको इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देती हैं या इंद्रियों के माध्यम से जिसको हमने देखा है, महसूस किया है, उसी का उसी आकार में। कहने का मतलब ये क्या है, जैसा हमें चेतना में कोई वस्तु दिखाई देती है, जो घटना घटती है, उसको जैसा चेतना में या जैसा इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, उसका उसी रूप में क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। ये प्रघटना शास्त्र कह रहा है। फिर बता रहा हूं मैं आपको, दिमाग में रख लेना वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो जैसी वस्तु है उसका उसी रूप के अंदर कहीं ना कहीं आपको उसको बताना पड़ेगा, उससे अलग हटकर अपने विचार उसमें शामिल नहीं कर सकते। इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा, पहली चीज। तो दूसरी, इन्होंने कहा कि जो भी घटनाएं हैं वो समय और स्थान के सापेक्ष है। इसका मतलब क्या है कि समय और स्थान से चीजें क्या करेंगी, वो घटनाएं बदल जाएंगी। समझ में आ गया। यानी कि जैसे ही समय बदलेगा और जैसे ही स्थान बदलेगा, जैसी परिस्थिति बदलेगी, उन घटनाओं का तरीका, उन घटनाओं का अध्ययन का तरीका भी, उन घटनाओं की प्रकृति भी क्या होगी, बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि वो घटनाएं कहीं ना कहीं, आपको पता है कि वो घटनाएं कहीं ना कहीं समय और स्थान से संबंधित है, समय और स्थान पर आधारित है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेशल आपको याद रखना है। और ये जो शाखा है, ये जो अप्रोचेज है, ये कहीं ना कहीं दर्शन से ली गई है। ध्यान रखिएगा, फिलोसफी से इसका कहीं ना कहीं संबंध है। फिलोसफी का सहारा लेकर के इसको समाजशास्त्र में उपयोग में लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, पहली चीज। तो समझ में आ गई चीज, थोड़ा सा बता देता हूं। फिनोमिनोलॉजी क्या कहती है। अब ये कहती है कि ये जो शब्द है फेनिन,
वो कहते हैं फेनिन से बना है। फेनिन ग्रीक भाषा का अर्थ है और इसका अर्थ क्या है? जैसा प्रकट हुआ है वैसा ही उसका दर्शन करना। एक तरीके से प्रकट दर्शन का मतलब जैसा आपको दिखाई दिया है उसका वैसे का वैसा ही क्या करना? अध्ययन करना। ठीक, पहली चीज तो ध्यान रख लेना, एग्जाम्स में आ सकता है। दूसरी, एक व्यक्ति को याद रखना, एडमंड हर्सेल कहते यही इसके प्रतिपादक थे। इस उपागम का, इस अप्रोच का सबसे पहले प्रयोग इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया और कहां पर किया गया? फिलोसफी में, दर्शन शास्त्र में। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, आपको पता है वो सीधा सा पूछ लिया जाता है। एक इनकी पुस्तक याद रखिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में बुक्स भी बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ले लिए जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात, प्रघटना को लेकर कौन आया? एडमंड हसेल। कहां से लेकर आए? दर्शन शास्त्र से लेकर आए। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्योर सोशियोलॉजी। और भी लिखना चाहते हो तो एक पुस्तक और है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, फिनोमोलॉजी फिनोमेनोलॉजी क्राइसिस ऑफ, कहीं ना कहीं वेस्टर्न फिलोसफी। ये किताब और याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना। फिनोमोलॉजी क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो इस टॉपिक के हिसाब से। अब मैंने कहा प्रघटना शास्त्र कह क्या रहा है? तो प्रघटना शास्त्र घटना की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जो घटना है, अभी मैंने आपको बताया था, समय व स्थान के क्या होगी? सापेक्ष होगी। दूसरा, जो जैसा है, जो जैसा है कहां पर? चेतना में। उसका वैसा ही अर्थ। यानी कि एक चीज तो ध्यान रखना, सामाजिक घटना समय और स्थान, फिनोमेनोलॉजी क्या कहती है? कोई भी घटना समय और स्थान के सापेक्ष होती है। समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। और जो जैसे हमको चेतना में दिखाई देती है, हमको उसका वैसा ही अर्थ निकालना चाहिए। यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमको पता लगता है वही उसका सही अर्थ है, ध्यान रखिएगा। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वही वास्तविक ज्ञान है। यानी कि इनका मूल उद्देश्य क्या है? मैंने फिर बोला, इन्होंने कहा जैसी वस्तु हमको चेतना में दिखाई देती है वो वास्तविक स्वरूप उसका वही है। जो हमको सामने दिखाई देता है जरूरी नहीं है वो उसका वास्तविक स्वरूप है, लेकिन जो हमारे एनालिसिस अंदर चेतना में जो हमारे पास उसको जो हम महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही उसके बारे में वास्तविक बात है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा सामाजिक यथार्थ
और प्राकृतिक यथार्थ दोनों अलग अलग हैं, उनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, उनका एक आधार पर हम उसको समझ नहीं सकते। तो प्राकृतिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ को इन्होंने क्या माना, अलग अलग माना। एक चीज ये और लिख ली, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक यथार्थ व सामाजिक यथार्थ में इन्होंने क्या किया, भेद किया। ये याद रखिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ये याद रखिए। एक चीज तो आपको ये याद होगी एडमंड हसेल के द्वारा, लेकिन एडमंड हसेल जो थे वो तो प्रतिपादक थे इसके, और कहां पर, दर्शन शास्त्र में। फिर इनको समाजशास्त्र में कौन लेकर आया, तो प्रकटना शास्त्र का समाजशास्त्र में जो उपयोग किया वो मैंने आपको एक नाम लिखवाया था यहां पर, अगर याद होगा तो, अल्फ्रेड शूट्स। ये इसको याद रखिएगा, इनके द्वारा समाज शास्त्र में, किसमें, समाज शास्त्र में प्रयोग किया गया। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रकटना शास्त्र का प्रतिपादक कौन है, तब आपको जवाब देना एडमंड हसेल। दो पुस्तकें इनकी ध्यान रखिएगा। दूसरा ये पूछे कि समाजशास्त्र में किसने उपयोग किया, तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र में उपयोग किसने किया, सिंपल सी बात है, अल्फ्रेड शूट्स के द्वारा किया गया। दोनों व्यक्ति याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हो इसके अलावा, इन अल्फ्रेड शूट्स और साथ साथ में एडमंड हसेल, इन दोनों ने मिलकर भी एक पुस्तक लिखी है, इन दोनों ने मिलकर भी एक पुस्तक लिखी है, उसको ध्यान रखिएगा, फिनोमिनोलॉजी एंड इंटरेक्शन। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रकटना शास्त्र एक इसका उपगम है, जिस पर हमने बात करी किसको लेकर कि प्रकटना शास्त्र क्या कर रहा है, जो हमारी चेतना में जैसी चीजें वैसी की वैसी होनी चाहिए। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया चेतना को महत्व दिया गया। प्रकटना शास्त्र में किसको महत्व दिया गया, चेतना को, कि जो चीज चेतना में हमको दिखाई दे रही है वही महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप है, समझ में आ गया। और तीसरा, इन्होंने कहा सामाजिक यथार्थ और व्यक्ति जो प्राकृतिक यथार्थ है दोनों अलग अलग हैं, इनको प्राकृतिक विधियों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब है प्रकटना शास्त्र ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या करी, आलोचना करी कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधियों के द्वारा मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक यथार्थ अलग है और साथ साथ में सामाजिक यथार्थ अलग है। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं सहभागी अवलोकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मनुष्य की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा, और वो घटनाएं जो होंगी वो घटनाएं समय और काल के क्या होंगी, सापेक्ष होंगी। मैंने कहीं लिखा होगा, ध्यान रखिएगा, जो जैसा समय और स्थान के सापेक्ष होगी, यानी कि जैसे समय बदलेगा और जैसे स्थान बदलेगा तो वो घटना की प्रकृति भी क्या होगी, बदल जाएगी। समझ में आ गया। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों से सामाजिक यथार्थ को समझना मुश्किल है, क्योंकि सामाजिक जो यथार्थ है उसमें जो क्या है उसकी प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ के अंदर सामाजिक संरचना आती है, और जब सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो सामाजिक संरचना बहुत जटिल है, सरल नहीं है, तो उसको हम प्राकृतिक विधियों के माध्यम से नहीं समझ सकते, उसको हम सामाजिक यथार्थ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास थी, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें 2 से 3 आपको प्रकटना ध्यान रखिएगा। इसके अंदर और चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक हमने उपागम पढ़ लिया प्रकटना शास्त्र, एक उपागम है इसमें एथनोमेथोडोलॉजी, नर जाति विज्ञान, लोक विधि, जो डेली जीवन में हम उपयोग में लेते हैं, उनका जो हमारी धारणा होती है, हमारा जो परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन को लेकर एक अप्रोच आएगी कि उस परसेप्शन को, उस धारणा के अंदर जो विधियों का उपयोग किया जाता है, उन विधियों का अध्ययन एथनोमेथोडोलॉजी में किया जाता है। एक उपागम वो आएगा उसमें। एक उपागम आएगा अंत्य क्रियावाद, सिंबॉलिक। हम जीवन के अंदर प्रतिदिन
जिन प्रतीकों का, जिन संकेतों का, जिन मूल्यों का, जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम अंत्य क्रिया करते हैं, उनका अध्ययन करना, वो अंत्य क्रियावाद कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। और एक उपागम और बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो उपागम है आमूल चूमूल परिवर्तनकारी, यानी कि एकाएक परिवर्तन करना। क्यों परिवर्तन करना? क्योंकि कहते हैं अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा ये व्यवस्था थी। क्यों? अमेरिका ने जब वियतनाम पर आक्रमण किया था, तो वियतनाम पर जब आक्रमण अमेरिका ने किया, वहां की स्थिति बड़ी कमजोर थी, और उसके बाद भी वियतनाम छोटा सा था जो लड़ रहा था, लेकिन समाजशास्त्री जो थे, उन समाजशास्त्रियों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। अमेरिकन सरकार का कोई विरोध नहीं किया, अमेरिका की सरकार के ऊपर कोई दबाव उन्होंने डाला नहीं। जब उन्होंने नहीं डाला तो वहीं पर ही रेडिकल सोशोलॉजिस्ट खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हो। किसका? जो अमेरिका कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब आपकी नजर में क्या समाजशास्त्र मूल्य रहित हो गया है, वैल्यू लेस हो गया है। आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं हमको अंतर दिखाई दे रहा। आप उन कमजोर शोषित वर्गों के लिए कुछ भी बात नहीं सोच रहे हो, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये जो विचारधारा आई, इसको कहा जाता आमूल चूमूल परिवर्तनकारी विचारधारा, जो अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा, रेडिकल सोशोलॉजिस्ट के द्वारा कही जाती है। क्यों? उन्होंने परंपरागत समाजशास्त्रियों का क्या किया? विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि उन्होंने उस समय अमेरिकन सरकार के ऊपर अमेरिकन दबाव नहीं डाला, युद्ध बंद हो वो नहीं है। क्यों? उन्होंने दुर्बल, निर्बल, कमजोर वर्ग के लिए कोई बात नहीं कही। तो इसका विरोध वहां के कुछ समाजशास्त्रियों ने करा, और जिसको रेडिकल सोशोलॉजिस्ट, आमूल चूमूल परिवर्तन, उन्होंने कहा संघर्ष के माध्यम से ही परिवर्तन किया जा सकता। और ये जो परिवर्तन होगा, ये शोषित, दलित, वंचितों के लिए किया जाएगा। वास्तविक समाजशास्त्र उसी को कहा गया। तो ये एक रेडिकल विचारधारा थी। तो ये 3-4 उपागम इसके बचे हुए। नेक्स्ट क्लास में हम उसके उपागम को भी समाप्त कर लेंगे। 3 उपागम इसके बचे हुए हैं। उसके अलावा विनयवादी भी बचा हुआ है, अभिनयवादी भी बचा हुआ है, लेकिन 3 से 4 ही आपके एग्जाम्स में महत्वपूर्ण, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका कौन सा? परिभाषाओं का। तो उससे आपकी ये पूरी की पूरी पहली यूनिट सोशोलॉजिस्ट की सेकंड ग्रेड की क्या हो जाएगी, मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। और जल्दी फिर मैं आपकी पहली यूनिट के लिए एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, जिसमें लगभग पहली यूनिट के सभी टॉपिक क्या हो जाएंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।